नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार आज आपके सामने दिवाली के दिन एक विधानसभा सीट का देखा हुआ हाल पेश कर रहा हूं। कोई बहुत बड़ा सर्वे नहीं था। हमने पूरी विधानसभा सीट का दौरा नहीं किया था। मैं और मेरे एक दूसरे पत्रकार साथी समरेंद्र, हम दो लोग दिवाली के दिन सुबह से निकल पड़े थे बेमेतरा जिले की साजा सीट को देखने के लिए। साजा में कुछ खास दिलचस्पी थी, इसलिए हम लोग चले गए थे। वहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं रविंद्र चौबे, जो कि राज्य सरकार के एक बड़े ताकतवर मंत्री हैं। एक दूसरा, रविंद्र चौबे राज्य सरकार के प्रवक्ता भी हैं। वो बड़े मृदुभाषी विधायक हैं और साजा में उनका परिवार पिता के समय से लगातार वो सीट जो है उनके परिवार के पास चली आ रही है। वो खुद भी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं। मैं आंकड़ों में उलझना नहीं चाहता हूं। ऐसे साजा विधानसभा क्षेत्र में दिवाली के दिन जब हम पहुंचे तो वहां पर गांव में घूमते घूमते एक जगह पता लगाया तो जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वहां पर ईश्वर साहू, वो कि जिस गांव में लोगों से मिल रहे थे उस गांव का पता लगाकर हम वहां पर पहुंचे। कुछ देर इंतजार करना पड़ा, लेकिन गांव के और लोगों से बात हो गई, माहौल देखने मिल गया। ईश्वर साहू से बात की हमने, उनसे कई सवाल किए। चूँकि आसपास भीड़ बहुत थी, हल्ला गुल्ला बहुत था, धक्का मुक्की थी लोगों के बीच में, यानी कैमरे, बहुत बड़ा कैमरा हम लेके नहीं गए थे। समरेंद्र ने और मैंने मोबाइल कैमरों से ही आवाज़ और वीडियो रिकॉर्ड किया, किसी तरह से काम चलाऊं। बड़ा कैमरा लेके हम नहीं गए थे। तो जो बातचीत हुई वहाँ पे उसका कुछ हिस्सा वीडियो पे है, कुछ हिस्सा ऑडियो में, कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप देखिएगा उसको। ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है किस लिए दिलचस्प है ये मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। अप्रैल के महीने में यहाँ एक सांप्रदायिक तनाव हुआ था, सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें ईश्वर साहू नाम का जो एक मजदूर है, बहुत ही गरीब दीनहीन मजदूर है, उसके बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या हो गई वहाँ पर। उस हत्या में 8-9 मुस्लिम लोग गिरफ्तार हुए। इसके बाद भाजपा ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने, इन्होंने पूरे प्रदेश में बंद रखा। 2 दिन बाद 10 तारीख को, 10 अप्रैल के बंद के दिन रात में इस गांव बिरनपुर गांव के पास के जंगल में एक मुस्लिम बाप बेटे की लाशें मिली। सुबह सुबह उसकी खबर आई। ये बकरी चराने वाले लोग थे, अपनी बकरियों को लेने के लिए वहाँ गए थे या चराने के लिए गए थे, क्योंकि 2 दिन का जो तनाव था उसमें ये लोग घर छोड़कर भाग गए थे दूसरे गांव रिश्तेदार के यहाँ। लौट कर आए, बाप बेटे बकरियों को लेकर निकले कि जंगल में चरा कर आ जाएं। रात में उनको मार डाला गया। उस हत्या में फिर 8, 10, 11 ऐसे कुछ हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों मामले अभी अदालत में चल रहे हैं। गांव में बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल था। ऐसे तनाव के बीच में पहले दिन या दूसरे दिन भाजपा विधायक दल पूरा का पूरा अपने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ ईश्वर साहू के घर पहुंचा था। डॉक्टर रमन सिंह भी गए थे, उसमें सारे विधायक गए थे। वहां जाकर इन्होंने ईश्वर साहू को 10 लाख या 11 लाख रुपए का एक चेक दिया था मदद के रूप में पार्टी की तरफ से। ईश्वर साहू को मुख्यमंत्री की तरफ से साहू समाज के कुछ लोग जाकर मिले। उन्होंने घोषणा की कि हम 10 लाख रुपए देंगे और ईश्वर साहू के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। वो बात शायद कभी आ नहीं पाई। जो 2 मुस्लिम लोग मरे उनको भी कोई मुआवजा वगैरह वहाँ से मिल नहीं पाया। कुछ महीनों के बाद में कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में एक PIL लगाई, जनहित याचिका। उसमें सरकार ने जवाब दिया कि कलेक्टर प्रोसेस कर रहे हैं, प्रक्रिया में है, जब प्रक्रिया पूरी होगी तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बाद में हो सकता है सरकार ने दोनों परिवारों के लिए राहत मंजूर की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाजपा तब तक ईश्वर साहू के साथ हमदर्दी जाहिर कर चुकी थी। भाजपा का प्रतिनिधि मंडल इस मुस्लिम परिवार के सामने से धूल उड़ाते हुए काफिले के साथ आया और गया। जाहिर है कि मुस्लिम परिवार में उनको नहीं जाना था तो वो नहीं गए थे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वहाँ के जो विधायक हैं रविंद्र चौबे, वो भी वहाँ नहीं गए थे। अभी तक शायद नहीं गए हैं, अभी तक शायद नहीं गए हैं। गृह मंत्री जो पास के ही हैं, ताम्रध्वज साहू, साहू समुदाय के भी हैं, पास के भी हैं,
और उसी अविभाजित दुर्ग जिले की राजनीति करते हैं तमाम लोग, वो भी नहीं गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो अगर जाते तो इनमें से कोई लोग जाते, वो भी नहीं गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं गए, कोई भी नहीं गए, कोई भी नहीं गए। बीरनपुर जो है नो मैन्स लैंड जैसे दो देशों की सरहद के बीच में हो जाता है, कांग्रेस पार्टी और सरकार के लिए कुछ उस किस्म का था। जाहिर है कि ऐसी लंबी उपेक्षा के बाद भाजपा को ये ठीक लगा। उसने जब अपनी लिस्ट निकाली कैंडिडेट्स की तो उसमें ईश्वर साहू को साजा विधानसभा से अपना कैंडिडेट बना दिया। मैं ये मानता हूँ कि ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक था, उसकी सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसने हक्का बक्का कर दिया सबको। मैं जब अप्रैल के महीने में ही इन हत्याओं के तुरंत बाद जब अपनी कैमरा टीम के साथ वहाँ पहुँचा था, ईश्वर साहू को इंटरव्यू करने, मुस्लिम परिवार की महिलाओं को इंटरव्यू करने, आपको याद होगा हमने बीरनपुर पे 2, 3, 4, 5 प्रोग्राम यहाँ पे दिखाए थे आपको, जिसमें एक में इन दोनों परिवारों के लोगों का इंटरव्यू भी था। उस जगह, उस बीरनपुर में अचानक ईश्वर साहू को भाजपा का उम्मीदवार बना देना साजा विधानसभा क्षेत्र से, ये बड़ी बात थी। लेकिन बीरनपुर की जो उपेक्षा हो रही थी, वहाँ पे अधिकतर आबादी जो है हिंदुओं की है, तो वहाँ ईश्वर साहू को कैंडिडेट बनाकर अमित शाह ने राजनांदगांव की अपनी सभा में ईश्वर साहू को पेश करके कुछ सही कुछ गलत दावे करके मंच से अमित शाह ने, शिकायत भी हुई थी चुनाव आयोग से, अमित शाह ने कुछ ऐसा कह दिया था कि ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की भूपेश सरकार ने तुष्टीकरण के लिए लिंचिंग करवा कर उसको मार डाला। ये आरोप भाजपा के किसी नेता ने छत्तीसगढ़ में इन 6-8 महीनों में नहीं लगाया था कि ईश्वर साहू के बेटे को भूपेश सरकार ने मरवा डाला लिंचिंग करवा कर। ऐसा आरोप किसी ने नहीं लगाया था। ऐसा आरोप पहली बार अमित शाह ने लगाया। उसकी शिकायत भी हुई चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग क्या करता है नहीं करता है, वो चुनाव आयोग और अमित शाह के बीच की बात है, मैं उसमें कुछ बोलना नहीं चाहता। ऐसे साजा विधानसभा क्षेत्र में रविंद्र चौबे जैसे पुराने विधायक के खिलाफ भाजपा का एक मजदूर, ईश्वर साहू मजदूरी ही करता है और नागपुर में 25-30 साल ये हमाली का काम कर चुका है, ट्रकों में या बसों में सामान को चढ़ाना, इस किस्म की मजदूरी और हमाली का काम किया हुआ है। विधायक बन जाएगा तो उसके घर में 2 लोगों के बैठने की भी जगह नहीं रहेगी, बाहर मिट्टी के आंगन में ही कोई खाट वाट डाल के बैठ ले तो बैठ ले, ऐसा हाल उसका रहेगा। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी दिलचस्पी थी। मैंने तकलीफ़ देखी थी दोनों परिवारों की जिनके लोग मारे गए थे सांप्रदायिक हिंसा में। सरकार ने जिस तरह से उपेक्षा की थी, भाजपा ने जिस तरह से इसका इनकैशमेंट करा लिया, नकदीकरण करवा लिया इस पूरी घटना का, पहले हमदर्दी, मदद, फिर उम्मीदवारी। ठीक है, उसका अपना हक है। कम से कम वो भाजपा वहाँ गई तो कम से कम उसने साथ तो दिया, 2 में से कम एक परिवार का तो साथ दिया। कांग्रेस के कोई गए हों मुझको नहीं मालूम है। ऐसे बीरनपुर वाले साजा विधानसभा क्षेत्र में जब हम पहुँचे और ईश्वर साहू को ढूंढा, वो प्रचार कर रहे थे, तो उनका क्या कहना था ईश्वर साहू का हमारे सवालों के जवाब में, ये सुनिए आप उन्हीं के मुंह से। नमस्कार ईश्वर जी। जी सर। हम लोग उस वक्त आए थे घर, आपके बेटा जब गुजरा था उस वक्त, आपको याद होगा, इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए। आपको कब चर्चा हुई कि आपको कैंडिडेट बनना है, बीजेपी का लड़ना है, कब बात हुई थी? मोला ये जो सूची है इसमें पहला जो संभावित सूची, हाँ, ओकर 2 दिन पहले मालूम पड़ेगी इसमें। ऐसे ज़्यादा पहले से कोनो बीजेपी वाला मन बात नहीं करे है? नहीं, वही टाइम बोले है। हाँ, 2 दिन पहले जो संभावित सूची में नाम है इसमें, हाँ, ओकर 2 दिन पहले मालूम पड़ेगी कि लड़ना है चुनाव करके। हाँ, लड़ना है। तो मैं तो अपन तरफ से नहीं भी बोल दे रहे हो कि इतने बड़े जिम्मेदारी नहीं उठा सको कि हाँ, लेकिन और कुछ शीर्ष नेता लोग हमरा समझे, हाँ, ये ऊपर वाले की चमत्कारी समझो। हाँ, जो थोड़ा तो जो नुकसान है बोला तो
भरपाई तो नहीं कर सकन, हाँ। लेकिन इतना है कुछ तो अपन जनता के बीच ला सकते, अपने दुख दर्द बांट सकते, हाँ। सुकून कर सकते, हाँ। उसमें आपने सुकून भी चाहिए, स्वीकार कर ले। हाँ। तो फिर मैं वो ऊपर वाले परमात्मा की चमत्कार समझ के नमस्कार करके स्वीकार करें। तो तोला घर के पैसा भी खर्चा करना पड़ते कि पार्टी करत है सब? नहीं, हमला ना पार्टी करते ना घर के खर्चा करना कोनो पड़ा। ज्यादा खर्चा काम नहीं है नहीं, ऐसे? हाँ, हमने पार्टी भी नहीं देते ना, हम मोर घर में मैं कहाँ से लगाऊं? तो मोर पास तो है तोर कि घर नहीं? देखे हूँ मैं, कहाँ से हाँ। पैसा लावे? तो हम पूरा जनता ही सहयोग करके साथ में ही आते, हम जहाँ भी जाते हैं मतलब मालूम पड़ जाते हाँ। तो खुद ही अपन स्वयं के गाड़ी से ही घुमाते साथ में। हाँ। तो अभी कतका गांव घूमना हो गए है? अभी हमला 200 के अंदर, ये 150 के ऊपर, यानी कि 170-75 गाँव घूम चुके हैं। और कतका बाकी है? उतने ही गाँव बाकी है, आधा हुआ बाकी है, है, आधा हुए है। आधा। तो ये अभी तो 3 दिन 4 दिन बचे हैं खाली चुनाव के, हो जाही अतका में? अतका में हो जाही? अब बोलते ना, जितना मेहनत कर ऊपर वाले सब देख रहे हैं, हाँ। तो हम भगवान के भरोसे सारे अपने जितना हमारे से हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम तो कोशिश करत हम। हाँ। और ये मेरे भुवनेश्वर की माँ भी जाते हैं, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ, बहुत 25-50 गांव वो भी पहुंच चुके हैं। हाथ वो जोड़ अलग के। घूमत है, वो अलग घूमत। दोनों जन अलग 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 घूमत हो। हाँ। बेटा अभी नहीं निकले हैं? बेटा तो बेटा नहीं। छोटे वाला जो है? बेटा जो है वो जो घर में आ जाते, हाँ। जब से ये चर्चित नाम सुने हैं, जब से घर में भी आ जाते, तो हम गरीब तो कुछ नहीं कर सन, लेकिन कम से कम एक गिलास पानी ला पिलाए बरोला रख दे हम। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो दूर से आते, जब से नाम सुने हैं, हाँ। कोई 10 किलोमीटर से, कोई 15 किलोमीटर से, हाँ। जो घर में आते, हाँ। तो कम से कम एक गिलास पानी तो दे सक, हम एक से का दे सकते हम। एक अंदाज मोला बता, तोला ज्यादा वोट जो है साहू समाज के मिली कि सभी समाज वाला मन साथ देवत है? सभी पूरा हमार हिंदू भाई पूरा सर्व समाज से ही मतलब वोट मिली। ऐसे हाँ, यानी दूसर जात के लोग जो है वो मन भी साथ देवत है पूरा? हाँ, पूरा सब दे थे। और अभी तक तोर घर में बैठे बार कोनो कांग्रेसी आए है का? नहीं। कोनो नेता वगैरह नहीं आया, अभी तक के नहीं आए, जब नहीं की आए। घटना हो जब से आए नहीं। तो अब ते बीजेपी कैंडिडेट बन गए है, ओकर बात का है कोनो? ओकर पहले अतका महीना में नहीं आए हैं कोनो? हाँ हाँ, कहीं कोनो से कांग्रेस के नेता से आमना सामना हुए है का? भी प्रचार में कहीं कोनो सामने पड़े हो, कुछ हो? नहीं, अभी तक ककरो से ऐसे आमने सामने नहीं हुए। कोनो दिखे नहीं है, कोनो मिले नहीं है, कुछ नहीं हो? अलग अलग प्रचार अलग चलत अलग है। प्रचार। ऐसे तो संचालक कौन ला बनाए हैं पार्टी? चुनाव संचालक दिनेश गांधी ने बनाया है। दिनेश गांधी ला, वो समझ गए हूँ मैं, डोंगर गांव वाले थे दिनेश गांधी। प्रदीप गांधी के भाई हो गए वो, मोर ख्याल से जिला पंचायत वगैरह में भी रही से प्रदीप गांधी, वही है ना? पिछला प्रत्याशी डोंगर गाँव से। हाँ हाँ, याद है मोला। अभी मुद्दा का है जिन ला लेके आप वोट मांगे पर जाते हो, लोगन मन ला का अपील करत? मुद्दा मोर ये है कि मोर साथ जो घटना घटिस, ये मैं अपन क्षेत्र में अपने गांव में ककरो साथ नहीं घटन दो। जो हमारे मोर घर के चिराग बुझे, मैं ककरो घर के चिराग नहीं बुझान दो। और जो हमारे केंद्र के जो केंद्र जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, चावल दे रहा, ये सब ला रोक के रखे। और साथ साथ हमारे क्षेत्र में जो घोटाला करे तो सब ला मालूम है, चावल में घोटाला, कोयला में घोटाला, शराब घोटाला, ये सब घोटाले की तो सरकार है। हर गांव में गुंडा पाल के रखे, भाई भाई लड़ावा थे, जातिवाद नाम से लड़ावा थे, ये सब मुद्दा लेके चला। तो जो तो मोर नुकसान होए तो वो तो गए, लेकिन मैं आगे ककरो नुकसान नहीं होना चाहता हूँ। और सब जाना, पूरा जनता जाना थे कि ये 24 की दूसरीकरण की राजनीति ला सब घर से परेशान भी, तंग भी आगे, सब मन बना ले है कि एक बदलना है सरकार। एक कोनो जन मोला बतलाए है भी कि साहू समाज के कई जन वीडियो जारी करे है कि हम मन कोनो राजनीतिक दल ला समाज के स्तर पे सपोर्ट नहीं करत हूँ, हम मन जहाँ हो वहाँ रहबो, हम मन कोनो समाज के स्तर पे फैसला नहीं करे हो भाजपा ला या ईश्वर ला सपोर्ट करे के है। ऐसे कोनो वीडियो देखे हस का? नहीं, ऐसे नहीं देखे है। कोनो बोले है कि साहू समाज के कौन कांग्रेस के दबाव में ही सही ऐसे वीडियो नहीं, ऐसे तो कोई है नहीं, लेकिन हम सर्व समाज के पास जाते हैं।
साहू समाज के पास जाता न, वर्मा समाज के पास सभी जाता के सभी पास। पास जाता और सभी के आशीर्वाद मिला था। हाँ बामन हुई तो हाँ वहाँ भी जाते हैं। वहाँ भी जाता हूँ। हाँ और कोनो लोधी कैंडिडेट भी खड़े हो गए हैं का यहाँ पे? ये तो इतना तो बोला नहीं मालूम। राजेंद्र पटेल खड़े ओकर से वोट कटी ही का कुछ हो? मैं लोधी समाज के जिला अध्यक्ष हूँ, मैं घर साथ में अच्छा ठीक तो खड़ा कर दे है जो पर इच्छा है। अच्छा, ये चुनाव में रविंद्र चौबे जी की तरफ से तौर ऊपर भी हमला होते, व्यक्तिगत हमला होते, वो ऐसे कुछ सुनाई में आया है, ओकर कैसे जवाब देवत है? जिस प्रकार से वो हमला करी वो प्रकार से हम हमला करबो, इसमें बात क्या है। जुबानी हमला करी, जुबानी हमला जो इस प्रकार से वो जो अपना ही वो हिसाब से हम उसका सवाल का जवाब हर चीज है। क्या बोलते नहीं, दवा है तो दुआ है, सबकी इलाज है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। जो हम नहीं, वो कहा थे कि बीजेपी वाला मन ईश्वर साहू ला बरगला दे है, भड़का दे है और जाति विशेष के राजनीति कर। वो ऐसे अगर अपन बोलना चाहेंगे तो वो तो अभी क्या बोलते ना, जिसको एसी में पसीना छूटना, एसी में रहने के बाद भी पसीना छूटे, उसको उसी प्रकार वो भाषा बोल रहा है। ये बतला कहीं से ऐसे सुने हैं इसका कि रविंद्र चौबे या दूसर कोनो कांग्रेसी बोले कि ईश्वर साहू ला तो रोना नहीं आए, बोला बीजेपी वाला मन साथ में चल के कोचक के रोला थे। तो वही जो ये ऐसी भाषा बोले है ना, वो खुद अपनी लड़का ला औलाद ला मार के देखे कि रोना का होते, आंसू कैसा निकलते, वो खुद को मालूम पड़ जाए ना ये दुख क्या होते, उसको दुख का एहसास ही नहीं है। तो वो उसी भाषा बोलेंगे तो वैसा भाषा बोलेंगे ना। हम बोला मालूम नहीं है कि कोनो बोले है कि नहीं, लेकिन सुने हमें कि ऐसे तुम्हें ना बोले हैं कहीं पे। जो गुजरते उसको मालूम होता है हाँ ठीक कि बात क्या है। होते, दर्द क्या होते यार, ठीक बात कोई है। मालूम है तो बोलने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं। वैसे उनका तो रीतिज है, उनका जुबानी करके तो भरोसे की सरकार नहीं है, पड़ोसी की सरकार है। जो 5 साल पहले परोसा है तो अभी तक क्यों लगेंगे ऐसे ही। उनको फुर्सत नहीं मिला कि मोर तक आए के 8 महीने का टाइम हो गया है, लेकिन वो गठबंधन के नाम से ठगबंधन बनाने में उनको फुर्सत नहीं है। वो ऐसी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। तो ये बार पूरे स्टेट में बीजेपी के आए के उम्मीद दिखते थे ना, जबका साथ में उठत बैठत है घूमत है पूरा 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 100% ऐसे 100% पूरा में पूरा, राज्य 90 में में 90। बीजेपी की सरकार आए के उम्मीद दिखते थे। उम्मीद नहीं पर पूरा बोलते ना 100 पे 100, 100 पे 100। ऐसे चल ठीक यानी है। 90 है तो 90, जैसा हमारा विधानसभा 90 तो पूरे के पूरे 90 सीट आ रहा। सब मन बदल के रह गए ना। हमारी नारा भी है कि आओ नहीं सही वो बदल के। अभी आपने ईश्वर साहू के साथ बातचीत सुनी। मुझको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ा था इस रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि उनके साथ जो एक लाउड स्पीकर बजाते हुए जो एक गाड़ी चल रही है उसमें भाजपा का एक बनाया हुआ गाना बज रहा है। उस गाने के शब्द मुझको ठीक से याद नहीं है, लेकिन कुल ये है कि ये ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू को मार डाला, ये ईश्वर साहू के आंसू बह रहे हैं, इसको मदद की ज़रूरत है, इसको हमदर्दी की ज़रूरत है, कुछ इस तरह का गाना ईश्वर साहू के लिए था। दूसरी बात जो बातचीत के दौरान जो पता लगा वो ये है कि कांग्रेस के लोग कुछ कड़वी और अप्रिय किस्म की बातें ईश्वर साहू के लिए कर रहे हैं कि इसकी आंखों में आंसू नहीं आते, और भाजपा के लोग इसको कोंच कोंच के रुलाते हैं। सूख गए हैं उसकी आंखों के आंसू। जब मैं उसके घर गया था लाश गिरने के 2-4 दिन के भीतर, तब भी आंसू सूख गए थे उसके। लोगों को अपने आँखों से या घड़ियाल के आँखों से किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। हर एक का अपना अपना स्वभाव रहता है, अपने अपने तरीके रहते हैं आंसू निकलने के या न निकलने के। उसका राजनीतिकरण ठीक नहीं है जो कि वहाँ किया जा रहा है इस चुनाव क्षेत्र में। खैर, हमने इस गांव का, कंदई नाम का गांव है, इसके महिलाओं से भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश की कि क्या उनको भाजपा की इस घोषणा के बारे में मालूम है कि भाजपा की सरकार बनेगी तो महिलाओं को
12,000 रुपये साल दिया जाएगा हर महिला को। कुछ पैमाने होंगे, कुछ शर्तें, नियम और शर्तें हर जगह लागू रहते हैं, लेकिन दिया जाएगा ऐसा। इन महिलाओं से बात करने की कोशिश की, सुनिए उनका क्या कहना था। ये बीजेपी बोले है कि सब महिला के खाता में 1,000 रुपया महीना डाली सरकार बनी तो कोनो खबर लगे है का तुम मन ला ऐसे हैं? ऐसे खबर नहीं लगे है अभी तो बतात रही से ना, आए रिश्ते वो हड़बड़ी में अलवा जलवा बोल के गए है, वो ठीक से नहीं समझाए है। कोनो फार्म तुम मन ला मिले है का कर्जा दिए नहीं तो रखी ये मिले है ना फार्म? दिखा तो फार्म ला बहनी। अच्छा, ये तो मत पत्र दिया, ये तो मत पत्र है। वो कर्ज वो 1,000 रुपया महीना वाला नहीं दे है, आखिरी में है का नहीं है, बोला फार्म ला नहीं दे है। जब ये बातचीत चल ही रही थी महिलाओं से, उसी समय हमको रायपुर से ये पता लगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये घोषणा कर दी है कि कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आई तो प्रदेश की तमाम माताओं बहनों को 15,000 रुपये साल दिया जाएगा। बड़ी घोषणा है, भाजपा के 12,000 के मुकाबले 1.25 गुना है। दूसरी बात यह कि भाजपा की घोषणा जो है शायद उसमें कुछ नियम शर्त ज़्यादा है, कांग्रेस ने शायद उसका एक व्यापक उसका विस्तार किया है। भूपेश बघेल ने क्या कहा है, हम 10 सेकंड में उसको भी सुन लेते हैं। सुनिए भूपेश बघेल ने इस बारे में क्या कहा। जय जवाहर, मैं आपका भूपेश बघेल। आज दिवाली तिहारी और माता बहनी मन बर आज एक नया तोहफा लेकर आत हूँ। हमार सरकार बनी तो गृह लक्ष्मी योजना लागू हुई, जेमें हर साल 15,000 रुपया प्रत्येक माता बहनी के खाता में जाएगी। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। तो भूपेश बघेल की ये घोषणा, हमारे पास ये वीडियो तो नहीं आया था, लेकिन उस घोषणा आ गई थी कि कांग्रेस ने ये कर दिया है। इसके बाद हमने और मालूम करने की कोशिश की तो गांव में तो उस वक्त तक, ये दिवाली की बात है, ध्यान रखिएगा, दिवाली के दोपहर की बात है, गांव में तो तब तक भाजपा की घोषणा भी नहीं पहुंची है कि महिलाओं को 12,000 रुपया दिया जाएगा। बीजेपी ने जो पर्चे दिए हैं लोगों महिलाओं को, उसमें पैम्पलेट है, नकली मत पत्र है, इस तरह का है। कर्ज माफ़ी का कोई कागज़ वहाँ पर नहीं था। शायद कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है, इसलिए भी नहीं था। लेकिन इस गांव से निकलकर हम दूसरी तरफ बढ़े, इधर उधर देखते हुए बढ़े, तो मैं आपको थोड़ा सा माहौल बताना चाहूँगा। इक्का दुक्का टीमें, दस्ते जो दिखे कहीं कहीं पर, टोलियाँ जो दिखी वो भाजपा की ही दिखी। हम 40-50 किलोमीटर घूमे होंगे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कुल मिलाकर, कांग्रेस के जत्थे नहीं दिखे कहीं पे, गाँव में नहीं दिखे। होंगे, ज़रूर होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हमने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को छान मारा है, लेकिन जहाँ से हम गुजरे वहाँ कांग्रेस के जत्थे नहीं दिखे। वहाँ भाजपा के लोग मोटरसाइकिलों पे झंडा लगाकर, कहीं 5 लड़के कहीं 4 लड़के, ऐसे ज़रूर दिखे। घरों में, अलग अलग घरों में दोनों ही पार्टियों के झंडे थे, लेकिन भाजपा उसमें आगे थी। ईश्वर साहू से मैंने पूछा था चुनाव खर्च कैसे चल रहा है, तो उसको मालूम भी नहीं था कैसे चल रहा है। बोला मेरे को पता भी नहीं है, लोग खर्च कर रहे हैं। उसको ज़्यादा नहीं पता था, ईश्वर साहू को पता होना भी नहीं चाहिए। उसको उम्मीदवार बनाया गया है, वो घर घर जाकर पांव छू रहा है। मैंने देखा जितने दरवाज़ों पे उसको जाते देखा ईश्वर साहू को, कई घर ऐसे थे जहाँ दरवाज़ा भी नहीं था। वहाँ जो दरवाजे पे खड़े थे, औरत, मर्द, लड़कियाँ, खासकर महिलाएं, जितने खड़े थे दरवाजे पे, ईश्वर साहू वहाँ पहुँचने के बाद बिना उनका चेहरा देखे हुए केवल उनके पैर देख रहा था, केवल पैर उनके छू रहा था, उनको हाथ जोड़ रहा था, आगे बढ़ रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। सबके पैर छूते चल रहा है, दीनहीन है, गरीब है। मुझको लोगों ने, 1-2 लोगों ने कहा वहाँ पे कि साजा विधानसभा क्षेत्र के गरीब लोगों ने अपने आप को ईश्वर साहू से जोड़ लिया है। मैं नहीं जानता ऐसा है कि नहीं, इक्का दुक्का लोगों का ऐसा कहना था। कुछ लोगों ने मुझको ये भी कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आज पूरे प्रदेश में जिस तरह से ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग जितना मुद्दा बना हुआ है, तो साजा विधानसभा क्षेत्र में भी अन्य पिछड़ा वर्ग की एक सुगबुगाहट है। उसका क्या मतलब है मैं नहीं जानता, क्या उसका मतलब है, क्यों लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सुगबुगाहट है, ओबीसी की कह रहे हैं। शायद ये होगा ईश्वर साहू ओबीसी है, शायद ये होगा कि रविंद्र चौबे
एक सवर्ण ब्राह्मण है, शायद ये फ़र्क होगा, इसलिए शायद चर्चा करते होंगे लोग। जो भी चुनाव में असर होगा दिखेगा। वहाँ से लौट के, गांव के इलाकों से लौट के जब मैं और समरेंद्र साजा पहुँचे तो पता लगा कि वहाँ एक परिवार में रविंद्र चौबे जी बैठे हुए हैं। तो हम लोग वहाँ मिलने पहुँचे तो पता लगा कि वहाँ पर शंकराचार्य जी पहुँचने वाले हैं। 100-200 लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, कुर्सियों पे बैठे हुए थे। कोई परिवार का घर था, बड़ा मकान था, उसमें हलचल थी, शहर के बीचों बीच मेन रोड पर था। तो वहाँ पर शंकराचार्य जी के इंतज़ार में लोग बैठे हुए थे और हमको याद पड़ा कि रास्ते में हमने एक काफ़िला देखा था, 6, 7, 8 गाड़ियाँ चल रही थी लाइन से। तो हम लोग हैरान भी हुए कि चुनाव प्रचार में तो इतनी गाड़ियों को इजाज़त नहीं है। जो ऑब्जर्वर आए हैं चुनाव के वो इतने लंबे काफ़िले में चलते नहीं हैं, तो ये कौन है? फिर पता लगा कि वो शंकराचार्य जी का काफ़िला था और रविंद्र चौबे उनके इंतज़ार में थे। उनसे पूछा मैंने कि शंकराचार्य जी यहाँ चुनाव तक रुकेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी, यहाँ पूजा हवन कुछ करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। ज़्यादा मैंने उस बारे में नहीं पूछा, किसी परिवार के भीतर का मामला था। ये लोगों को अच्छे से याद है कि अभी जो मौजूदा शंकराचार्य हैं, इनके गुरु जो थे स्वरूपानंद सरस्वती जी, इनके गुरु थे, वो रविंद्र चौबे जी के गुरु थे। रविंद्र चौबे जी के परिवार में उनकी बड़ी मान्यता है। वो शायद हर साल 2 साल में या साल में 1 से ज़्यादा बार साजा विधानसभा क्षेत्र में उनका कार्यक्रम करवाते थे। वो उनको बहुत मानते हैं शंकराचार्य को। हो सकता है कि उनके शिष्य जो हैं अभी के शंकराचार्य, मुझको नाम ठीक से याद नहीं है, अविमुक्तेश्वरानंद शायद नाम है उनका, तो वो वहाँ पहुँचने वाले थे। गनीमत की उसके पहले रविंद्र चौबे से 2-4 मिनट बात करने का मौका हमको मिल गया और हमने भीड़ भड़क्के के बीच, शोरगुल के बीच ही उनसे ये बातचीत रिकॉर्ड की। इसको देखिए। रविंद्र जी, पूरे प्रदेश में माहौल क्या लग रहा है? आप तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद जगाए हुए हैं लोगों में, क्या लग रहा है माहौल? मैंने चुनाव शुरू होने के पहले राजीव भवन में ही पहले दिन से कहा था कि कांग्रेस भूपेश जी के नेतृत्व में लगभग 75 पार की सरकार बनाएगी। मैं उसमें अभी भी कायम हूँ। और जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा न केवल वायदा, गारंटी दिया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसानों को, यहाँ के लोगों को, मजदूरों को, नौजवानों को भरोसा कांग्रेस के ऊपर है। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और लगातार झूठ बोलने का काम किया, धोखा देने का काम किया। इसलिए लोगों ने महसूस किया है कि भूपेश बघेल जी ने जो कहा था पिछली बार कि हम 2500 रुपये धान की कीमत देंगे, कर्ज माफ करेंगे, और 100% लगभग करके दिखाया, तो लोगों को भरोसा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और इस बार जो 3200 रुपये धान की कीमत और कर्जा माफ है, और अब तो महिलाओं के लिए जो गैस सिलेंडर की कीमत आधा करने का और साल में 15,000 रुपया सहयोग देने का जो वादा है, तब तो समझ लीजिए, जिसमें मैंने पहले दिन कहा था 75 पार में अभी भी कायम हूँ कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 75 पार की बनेगी। आप अकेले हैं 75 बोलने वाले? मुझे लगता है कि चूंकि मैं 5 साल इस प्रदेश का कृषि मंत्री रहा हूँ और मेरा सौभाग्य है कि किसानों के लिए जो काम करने का जो भी हमारे निर्णय रहे हैं वो चुनाव के लगभग इलेक्शन मैनिफेस्टो का फेस बना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, खेतिहर मजदूर न्याय योजना, छत्तीसगढ़ ने किसानों को मुख्य केंद्र बिंदु बना करके और हमारी सरकार ने जो किया है, और उसके पक्ष में अगर जनादेश जिस तरीके से हम लोग चाह रहे हैं उस तरीके से संभावनाएं दिख रही हैं, आएगा तो सारे देश के किसान जागरूक होंगे और किसान नेतृत्व भी आएगा। सारे देश की राजनीतिक पार्टियों को, हर सरकार को, हर राजनीतिक दलों को किसान के बारे में ये सोचना पड़ेगा। मेरा कहने का आशा ये है, छत्तीसगढ़ का परिणाम देश के किसानों की स्वर्णिम भविष्य को प्रदर्शित करने वाला है। यानी इसको किसानों को सेंटर स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया, किसान और उसके मुद्दों को। ना केवल सेंटर पे, अब तो फ्रंट पे आ गया किसान। ऐसा पूरा हिंदुस्तान में लगभग 2 साल तक किसानों ने संघर्ष किया। आदरणीय मोदी जी ने उनके रास्तों में कीलें लगवाई, लोग जानते हैं। और जिस छत्तीसगढ़ में हम बात कर रहे हैं, उस छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हमारा लगातार फैसला होने जा रहा है, आप अंदाज लगाएंगे पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ के किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपया उनके जेब में गया है।
ये छोटी मोटी धनराशि नहीं छोटी होती। राशि नहीं है। तो इसलिए किसान समझते हैं, हाँ। केंद्र बिंदु मान करके फ्रंट में हमारे किसान हैं और ये यहाँ का जनादेश, यहाँ का परिणाम देश के किसानों को रास्ता दिखाएगा। ऐसा एक चीज़ ये है जो लगातार जाति जनगणना की बात कर रही हैं, सोनिया गांधी ने भी की, राहुल ने भी की, पार्लियामेंट के भीतर, बाद में भी आप लोगों ने भी, सब ने की है, कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ। छत्तीसगढ़ में इसका क्या असर होगा, जाति जनगणना अगर होगी तो? आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है ये तो बहुत दूर से नहीं बताया जा सकता, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि ओबीसी की जो संख्या है उसके आधार SC/ST तो कॉन्स्टिट्यूशनली बॉन्ड है कि हम उनको उतना अधिकार देते हैं। बिल्कुल। ओबीसी को भी अगर उनके अधिकारों का इजाफा होगा तो निश्चित रूप से न केवल छत्तीसगढ़, देश में भी न केवल राजनीतिक क्षेत्र में, विकास के रास्ते में भी वो वर्ग आगे जाएगा। आपको ये लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है और सोनिया राहुल हैं, इन लोगों ने पूरे देश में ओबीसी जनगणना को एक बड़ा मुद्दा, ओबीसी के हक को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है? अब इंडिया गठबंधन का मुद्दा तो ये बाद में बना, कांग्रेस का मुद्दा ये पहले बना। आदरणीय सोनिया जी ने बोला, राहुल जी हर मंचों पे इस बात को कह रहे हैं, लेकिन इसलिए कांग्रेस के इस मुद्दे को इंडिया गठबंधन ने स्वीकार किया है। लेकिन नीतीश ने तो बिहार में इंडिया गठबंधन बनने के पहले से कर लिया था। केवल एक स्टेट में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इसको लागू किया। हाँ, तो ये अब एक और मुद्दा है, यानी जो हम दो मुद्दे की बात अभी कर रहे हैं, एक किसानी का मुद्दा, एक ओबीसी या जाति जनगणना का मुद्दा। ये दोनों आपको लगता है आने वाले कई चुनाव दिशा तय करेंगे देश प्रदेश की? अभी तो मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूँ कि किसान का मुद्दा की तुलना में अब अभी कोई मुद्दे नहीं है, और किसान जितना आगे जाएगा सारे लोग ना केवल इसको मुद्दा बनाएंगे, सारी राजनीतिक दलों का मुख्य आकर्षण केवल इसी पे रहने वाला है। एक बात बतलाइए, मोदी गवर्नमेंट ने कई चिट्ठियां लिखी थी छत्तीसगढ़ को, कहा था कि हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे अगर आप MSP से ऊपर यहाँ धान खरीदोगे तो। इन्होंने जो 3100 की जो घोषणा की है वो तो MSP के बहुत ऊपर है, और ये भी कहा है कि हम एक साथ पैसा देंगे। तो क्या इसी बात से नहीं रोक रहे थे ये भूपेश सरकार को दिल्ली से? दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ, हमें उन्होंने रोका तो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाया इनपुट सब्सिडी के रूप में। हाँ, भारतीय जनता पार्टी किस रूप में देगी तो वो तय ही नहीं कर पा रही थी। हाँ। वो केवल उनके चुनावी हथकंडे थे। हाँ, हम तो हर लड़ाई में केंद्र के साथ, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ कृषि मंत्री होने के नाते दिल्ली सरकार से हर लड़ाई में जाते थे। हाँ। हर मंत्री का दिल्ली का कहना था कि MSP से 1 रुपया भी ज्यादा किसानों को नहीं मिलना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना था कि 2500 रुपया से 1 रुपया कम नहीं मिलना चाहिए। पूरे 5 साल तो हम इसी लड़ाई को लड़े हैं ना। इसलिए किसानों को हमने कहा हम आपके साथ हैं, हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के रूप में उनको राशि दिए, और आने वाले समय में वो जानते हैं कि इसका और विस्तार किया जाएगा। ये कांग्रेस की घोषणाएं चालू होने के पहले आपने अनौपचारिक चर्चा में कुछ कैमरों के सामने कहा था कि सरकार के अगले कार्यकाल में 3600 रुपये तक भी जा सकता है धान का दाम। तो वो क्या आपको पार्टी की स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपने कहा था इस बात को? हम लोग पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, एक शब्द भी बोलेंगे तो पार्टी का जो दृष्टिकोण है उसी को बोलेंगे। हाँ। और फिर से आज पहली बार आपके सामने बोल रहा हूँ। हाँ। अब 3200 से हमारी शुरुआत हो रही है, आने वाले इलेक्शन तक अगर इसी तरीके से MSP बढ़ते रहा तो 4000 से ऊपर धान की कीमत जाने वाली है, और छत्तीसगढ़ का किसान इसको समझता। एक सवाल ये भी था कि जिस तरह से धान और किसान के अलावा आपके क्षेत्र में एक सांप्रदायिकता भी बड़ा मुद्दा है, लोग उसको लेके कर, और ऐसे कैंडिडेट को बीजेपी ने उतारा है जो एक हिंसा में जिसका बेटा मारा गया। कैंडिडेट के बारे में मैं एक शब्द नहीं बोलता, वो तो राजनीतिक उनका मोहरा है, और उनके सारे जो मंसूबे हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे थोड़े दिन और, 3 दिन बाद चुनाव है। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता जैसी कोई मुद्दे चल नहीं सकते। एक आरोप उनका ये भी था कि आपके क्षेत्र का था, आप वहाँ कभी गए नहीं, मिले नहीं लोगों। मैं बीरनपुर कितनी बार गया, मैं किसी को अटेंडेंस लगाने नहीं जाता। ये बातचीत करीब करीब ख़त्म हो रही थी। शंकराचार्य जी के आने की सुगबुगाहट तेज हो गई थी। हम वहाँ से उठे विदा हुए। इस पूरे बातचीत में जो 2-3 चीज़ें उभर कर सामने आई, एक तो रविंद्र चौबे जी ने कहा कि मैं पहली बार इस बात को कह रहा हूँ
कि हमारे इस कार्यकाल में, अगले कार्यकाल में धान का दाम जो है 4000 तक पहुंच सकता है, पहुंच जाएगा, ऐसा शायद उन्होंने कई वीडियो में आप सुन चुके होंगे। कुल मिला के यह है कि आज 3200 दाम कांग्रेस ने घोषित किया है, ये 4000 तक पहुंच सकता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, जो मेरे साथ के समरेंद्र ने, जो कि अपने मोबाइल फ़ोन से ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे थे, उन्होंने उनसे पूछा कि वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव हुआ था, ईश्वर साहू को कैंडिडेट बनाया है जिसने अपना बेटा खोया है, आपका क्या कहना है? तो रविंद्र चौबे ने हालांकि कहा कि वो उम्मीदवार पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहते कहते भी एक बड़ी टिप्पणी कर दी कि वो एक मोहरा है। अब मैं नहीं जानता ईश्वर साहू को भाजपा का उम्मीदवार बनाना मोहरा है कि क्या है। मैं ये भी नहीं जानता कि शतरंज के बिसात पे, जिसको मोहरा कहते हैं, सबसे छोटा रहता है, उस बिसात पे राजा, रानी, वजीर कौन है, उस बिसात पे, साजा की बिसात पे मुझको नहीं मालूम है, लेकिन जो उन्होंने कहा आपने सुना है। दूसरी बात, समरेंद्र के ही सवाल के जवाब में जो कहा रविंद्र चौबे जी ने, जब उन्होंने पूछा कि आप वहाँ गए नहीं हैं, बीरनपुर लोगों की शिकायत है, तो उन्होंने कहा कि मैं बीरनपुर कब जाता हूँ, किसी को अटेंडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो बीरनपुर गए हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो दोनों परिवारों से मिले हैं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। आप अपना अंदाज़ खुद ही लगाते रहिए। मैं बहुत ज़्यादा अटकल इस चुनाव क्षेत्र में जीत और हार को लेकर नहीं लगा रहा, लेकिन जो कतरा छोटी छोटी बातें हमने वहाँ पे देखी हैं, ये मैंने आपके सामने रखी हैं। वहाँ मुद्दे बड़े हैं, वहाँ मुद्दे, रविंद्र चौबे बहुत ताकतवर, बहुत पुराने विधायक हैं, सज्जन हैं, मृदुभाषी भी हैं, लेकिन वहाँ विधानसभा के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। आज वहाँ पर ये कवर्धा से लगा हुआ है, कवर्धा के बगल का है साजा विधानसभा क्षेत्र। कवर्धा में जितना भी धार्मिक या सांप्रदायिक जो भी कहें, जो ध्रुवीकरण वहाँ हुआ है, उसका असर भी साजा विधानसभा क्षेत्र पे हुआ होगा। ये चुनावी नतीजों को कैसे प्रभावित करेगा, ये देखने की बात है। फिलहाल रविंद्र चौबे वो मंत्री हैं जिन्होंने घोषणा होने के बहुत पहले कह दिया था कि अगले कार्यकाल के आखिर तक हमारा धान का रेट 3600 रुपये हो सकता है। छत्तीसगढ़ में 3600 रुपये रेट बहुत पहले कह दिया था। ये तो बाद में 3200 रुपये घोषणा पत्र में आया या उसके आसपास आया। ये बड़ा फ़र्क है। ये वो पहले से कहा था उन्होंने, अभी फिर कह रहे हैं कि 4000। तो देखना है कि लोगों के ऊपर कौन से मुद्दे असर करते हैं। पूरे देश का असर करता है, कहाँ का करता है। आपने इस चुनाव क्षेत्र का एक नज़ारा देखा है। हम और तो 2 दिन के बाद के चुनाव तक किसी और चुनाव क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। मतदान सामने है, वोट डालने जरूर जाइएगा।